हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक क्या है। स्वॉट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस। अब जो लोग आप में से कॉमर्स पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उनको एक टॉपिक था स्वॉट एनालिसिस बिजनेस स्टडीज़ में। उनको ये देखकर एहसास तो हो गया होगा कि मैं ये टॉपिक पढ़ चुका हूँ या पढ़ रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता रहना चाहिए कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करते हैं और हम हर कंपनी का स्वॉट एनालिसिस किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले, हाउ टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस। क्या सक्सेस के लिए हमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। यूज़ स्वॉट एनालिसिस to assess your organization's current position before you decide on any new strategy। सबसे पहले तो आपको स्वॉट एनालिसिस को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई नई स्ट्रैटेजी की ओर चलोगे। फाइंड आउट व्हाट्स वर्किंग वेल एंड व्हाट्स नॉट सो गुड। आस्क योर सेल्फ वेयर यू वॉन्ट टू गो, हाउ यू माइट गेट देयर एंड what might get in your way. These are the big issues and you will need a powerful but a simple technique to help out, and that is SWOT analysis। आपको पहले देखना पड़ेगा कि क्या काम ऐसा है जो सही हो रहा है और जो सही नहीं हो रहा। फिर जब आप उसको एनालाइज करना शुरू करोगे कि आप वेयर यू वांट टू गो, किधर आप जाना चाहते हो, हाउ यू माइट गेट देयर, कैसे आप वहाँ पहुँचे, या ऐसे कई सारे सवाल जो बिग इशू मतलब बड़े इशू क्रिएट कर देते हैं, उसको सिंपल सी टेक्निक से हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं जो ख़राब चीज़ें हमारे बिजनेस में चल रही हैं सिर्फ स्वॉट एनालिसिस करके। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस की फुल फॉर्म क्या है। SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है। वीकनेस, हमारी कंपनी की कमज़ोरी क्या है। अपॉर्चुनिटी, हमारी कंपनी के पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अपनी सेल्स या फिर प्रॉफिट को एकदम से इंक्रीज कर सकते हैं। थ्रेट, किस चीज़ से कंपनी को डेंजर या रिस्क साबित हो सकता है या हो रहा है। ये हम एनालाइज करेंगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में। ओके, सो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। Again, SWOT stands for strength, weakness, opportunity and threats. And so a SWOT analysis is a technique for accessing these four aspects of your business. ये चार जो है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करना, एक्सेस करना, इसको हम बोलते हैं पहले तो SWOT एनालिसिस। यू कैन यूज SWOT एनालिसिस टू मेक द मोस्ट वट यू हैव गॉट टू योर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट एडवांटेज। You can reduce the chances of your failure by understanding what you are lacking and eliminating hazards that would otherwise catch you unawares। SWOT एनालिसिस जब आप एनालाइज करोगे, SWOT को जब आप एनालाइज करोगे, आपको कंपनी की जो दिक्कतें आप फेस कर रहे हो हर रोज़ या फिर हर बार, आपका प्रॉफिट क्यों कम रह रहा है, आपका प्रॉफिट क्यों कम रह रहा है, आपकी सेल्स क्यों कम रह रही है। अगर आप स्वॉट एनालिसिस को एनालाइज प्रॉपरली करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में मैं मार खा रहा हूँ और किस चीज़ को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर आप ये सही तरह करोगे, आप अपने फेलियर के चांसेस बहुत कम कर लोगे, और जहाँ आप लैग कर रहे हो वो आप अच्छी तरह से और उसको करना शुरू कर सकते हो। बेटर स्टिल, बट यू कैन स्टार्ट टू क्राफ्ट अ स्ट्रेटजी दैट डिस्टिंग्विश you from your competitors and so complete successful in your market। so सबसे पहले अगर हम अच्छी तरह इसको एनालाइज करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे अपने कॉम्पिटिटर के बीच में, तो हम मार्केट में अच्छी तरह सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूँ। अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी आपको ये मदद करेगा। अगर आप कंपनी में निवेश करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो भी ये आपकी मदद करेगा। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या होती है। पहले हमें ये मिलेगी कहाँ, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। अगर तो खुद की कंपनी है तो फिर खुद ढूंढना पड़ेगा हमें,
बट अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं दूसरी कंपनीज का तो हमें किधर मिलेगी? एक तो हमें एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। अब हमारे पास अगर 10-12 कंपनीज हैं या फिर 8 कंपनीज हैं, हमें हर कंपनी के आस जो एनुअल रिपोर्ट है उधर जा कर के देखना पड़ेगा उसकी स्वॉट एनालिसिस क्या है। बट एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल में हम जाएंगे, यहाँ पर हम लेट्स से कोई भी सर्च कर सकते हैं स्टॉक। मैं यूनाइटेड स्पिरिट करता हूँ। ओके, नो बिफोर यू इन्वेस्ट। अब ये 4 चीज़ें आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, इसकी वीकनेस आ गई, अपॉर्चुनिटीज़ आ गई और थ्रेट्स भी आ गई। मतलब ये चारों चीज़ें हमें इधर मिल जाएगी। अगर कोई भी कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली मनी कंट्रोल पे जाइएगा, टॉप पर आपको ये आ जाएगा, ऊपर आपको सर्च करना है, इधर नीचे जा कर के ये आपको इधर चारों जो स्लाइड हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होती है। स्ट्रेंथ्स आर थिंग्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन डज particularly well or in a way that distinguishes you from your competitors. Think about the advantage your organization has over the other organizations. These might be motivation for your staff, access to certain material, or a strong set of manufacturing processes. Strength क्या होती है? बेसिकली हमारी कंपनी की ताकत क्या है? क्या हमारे पास ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है, क्या हमारे पास ऐसी एक्स्ट्रा ताकत है जिससे हम हमारे कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे रहते हैं? कॉम्पिटिटर से आगे रहेंगे, अगर हम किसी हमारे कॉम्पिटिटर से आगे रहेंगे, आगे रहने के लिए हमें कुछ तो हमारे पास ऐसी खासियत होनी चाहिए जिससे हम आगे रहें। कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए जिससे हम उससे आगे रहेंगे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हमारे पास अच्छी है तो हम कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे रहते हैं। योर स्ट्रेंथ are an integral part of your organization. So think about what makes it tick. What do you do better than anyone else? आप ऐसा क्या कर रहे हो बाकी लोगों से अच्छा? What values drive your business? What unique or lowest cost resources can you draw upon that others can't? Identify and analyze your organization's USP, unique selling proportion, and this to strength the section, and this add this to strength section. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सबसे पहले स्ट्रेंथ एनालाइज करोगे तो वो बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा हमारी ताकत क्या है तो आप उसको और अच्छी तरह पॉलिश कर सकोगे। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इस तरीके से लेकर के आ सकोगे कि वो हमारी स्ट्रेंथ बढ़िया बनी रहे। आपको एग्जांपल देता हूँ एक मैं, एप्पल और सैमसंग की। एप्पल की क्या स्ट्रेंथ है? गुड क्वालिटी, उनके फ़ोन कभी हैंग नहीं होते, जो उसके जो क्या कहते हैं हम यूआई है या फिर हमें एप्पल चलाने में मज़ा आता है। सैमसंग में क्या उतना मज़ा आता है? नहीं। तो एप्पल के पास एक तो ये स्ट्रेंथ है, वो एक अट्रैक्टिव बहुत है। जिसके पास एप्पल का फ़ोन है वो एक अट्रैक्टिव सा बहुत लगता है, और जिसके पास सैमसंग का है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो एक तो एप्पल के पास ये स्ट्रेंथ है कि वो अट्रैक्टिव दिखता है, जो एप्पल की लुक है, टोटल जो उसके फ़ोन की लुक है वो सैमसंग से एज़ कंपेरेटिवली अच्छी दिखती है। तो एक तो उनकी वो ये स्ट्रेंथ हो गई। अब हम यूनाइटेड स्पिरिट की भी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट में आपको बता दूँ ये बेवरेजेस की कंपनी है, मतलब दारू बेचती है ये कंपनी। आपको पता होगा मैकडॉवेल या फिर बहुत से ऐसे ब्रांड है जो यूनाइटेड स्पिरिट के अंडर आते हैं। कंपनी विद लो डेट, कंपनी पे कर्जा कम है, तो ये भी स्ट्रेंथ है कंपनी की। मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो वो कंपनी के ग्रोथ में या फिर शेयर होल्डर को एज डिविडेंड देगी, ना कि कर्जा चुकाएगी। तो कर्जा ऑलरेडी बहुत कम है तो कंपनी जब मर्जी उसको चुका सकती है। तो एक कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो है लो डेट। 3 टोटल स्ट्रेंथ है वो हम चेक करते हैं। एक तो कंपनी जो मैंने आपको अभी बताया कम कर्जे के आसपास है, और दूसरा इसका है नियर 52 वीक हाई।
अब नियर 52 वीक हाई का मतलब क्या हुआ, मतलब ये टॉप पर जो एक साल का है इसका चार्ट होता है। अब सपोज़ करो 400 के आसपास ये पिछले साल था और 400 का 450 हुआ, 500 हुआ, 550 हुआ, 600 हो गया और अब ये 650 है, मतलब ये टॉप पर चल रहा है। जो ये शेयर प्राइस इसका चल रहा है वो टॉप पर चल रहा है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है बहुत अच्छे स्पीड से, उसको हम बोलते हैं 52 वीक हाई और ये उसी के टॉप पर चल रहा है। नेक्स्ट, देन टर्न योर पर्सपेक्टिव अराउंड एंड आस्क योरसेल्फ what your competitors might see as your strength. What factor mean that you get the sale ahead of them? ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है ताकि आप अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे 2 कदम आगे रहोगे। एप्पल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो अच्छा दिखता है एक तो वो अब जितने भी अलग दूसरे टाइप के फ़ोन हैं उससे आगे रहता है। नो डाउट कि एप्पल की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है, स्टिल सभी लोग एप्पल क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो उसकी क्वालिटी है, उसके फीचर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और हमें मज़ा आता है वो यूज़ करने में। तो एक तो उसकी वो हो गई स्ट्रेंथ। रिमेंबर, एनी एस्पेक्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अ स्ट्रेंथ इफ इट ब्रिंग यू अ क्लियर एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल योर कॉम्पिटिटर प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, then high quality production process is not a strength in your market, it's a necessity. अब सपोज करो कि आप खाने की आपने कोई रेस्टोरेंट की दुकान खोली, ठीक है, आपने क्या किया, आपकी 3-4 आसपास रेस्टोरेंट भी है, आपका भी रेस्टोरेंट है और 3-4 रेस्टोरेंट और भी हैं। अब सभी अच्छी क्वालिटी का खाना देते हैं, तो मतलब आदमी के पास तो चॉइस है, जहाँ मर्जी वो जाए। तो आप भी अगर अच्छी क्वालिटी का खाना बेच रहे हो तो आपकी ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं हुई, क्योंकि जितने भी और रेस्टोरेंट हैं, जो भी रेस्टोरेंट सामान या खाना बेच रहे हैं, उनकी भी क्वालिटी अच्छी है। तो ऐसी क्या चीज़ आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि आपके कॉम्पिटिटर से आपकी जो आप चीज़ निकालोगे आपके कॉम्पिटिटर के पास ना हो, ताकि लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपकी स्ट्रेंथ और मजबूत बन जाए। वीकनेसेस, नाउ इट्स टाइम टू कंसिडर योर ऑर्गेनाइजेशंस वीकनेसेस। बी ऑनेस्ट, अ स्वॉट एनालिसिस will only be available if you gather all the information you need. So it's best to realistic now and face any unpleasant truths as soon as possible. अब ये नहीं कि मैं अपनी ताकत देख रहा हूँ कंपनी की, कि सर मेरी कंपनी है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही है, बाकी बेकार बना रही है, तो ये स्ट्रेंथ है, पर कुछ वीकनेस भी तो है, कोई ऐसी चीज़ भी तो है जिससे हम लैग भी कर रहे हैं। अब हर कोई एप्पल अफोर्ड तो नहीं कर रहा, एक तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं वीकनेस भी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा। एप्पल वालों ने इसको भी स्ट्रेंथ बना लिया और फीचर देके और अपनी क्वालिटी को बढ़िया बना करके, मतलब वो स्वॉट एनालिसिस अच्छी तरह एनालाइज कर रहा है, स्वॉट को वो अच्छी तरह एनालाइज कर रहा है, अपनी वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एप्पल खरीदने पे मजबूर कर रहा है। वीकनेस कंपनी की हमेशा कोई ना कोई वीकनेस तो हमेशा रहती है, तो अब स्टडी करते हैं वो क्या है और क्या हो सकती है। वीकनेसेस लाइक स्ट्रेंथ आर इनहेरेंट फीचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, सो फोकस ऑन योर पीपल, रिसोर्सेज, सिस्टम एंड प्रोसीजर्स। थिंक अबाउट व्हाट यू कुड इम्प्रूव एंड सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस यू शुड अवॉइड। अगर हम वीकनेस अपनी कंपनी की चेक कर ले कि क्या हम वीकनेस हम लैक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमने बिजनेस बढ़िया कुछ सेटअप किया पर लेकिन जो हमारी मशीन्स है वो 2-3 हम मशीन्स हैं, सपोज़ करो 2-3 मशीन है, उसी के सहारे हम चल रहे हैं। अगर हम मशीन ज़्यादा कर ले तो हम ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, कम मशीन मतलब हमारी ये कहीं ना कहीं वीकनेस है। अब आपको एक अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा वीकनेस के बारे में। आपका रेस्टोरेंट है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया सब चल रहा है, आपका जो खाना है वो बहुत बिकता है। अब जो साथ वाले रेस्टोरेंट उनका कम बिकता है क्योंकि उनकी क्वालिटी भी में भी कम होगी। अब जो आपका रेस्टोरेंट है उसकी खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है, बट जो आदमी खाना बना रहा है वो सिर्फ एक ही है।
एक आदमी खाना इतना अच्छा बना रहा है जिसके कारण लोग आ रहे हैं और वो खाना खा रहे हैं। तो ये आपकी एक तो स्ट्रेंथ है कि आपकी हाई क्वालिटी है, बट वीकनेस क्या आपकी हुई? आपकी वीकनेस ये हुई जो एक आदमी है, अगर बाय चांस वो इस दुनिया में ना रहा या फिर वो कहीं और चला गया या उसने अपनी दुकान खोली तो आपकी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो ये आपकी वीकनेस है कि एक आदमी के सहारे आप बैठे हुए हो और उसी के सहारे आपका बिजनेस चल रहा है। ऐसे करके आपको अपनी वीकनेस भी एनालाइज करनी है। वंस अगेन इमेजिन हाउ अदर पीपल इन योर मार्केट सी यू। Do they notice weaknesses that you tend to be blind to? Take time to examine how and why your competitors are doing better than you. What are you lacking? वीकनेस आपको, अगर आप अंधाधुंध काम कर रहे हो, वीकनेस अपनी एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो आप ग्रो तो नहीं कर पाओगे। हाँ, जो आप इनकम कमा रहे हो वो तो कमाओगे, बट आपके ग्रोथ के चांसेस कम रहेंगे। और हो सकता है जो दूसरे कॉम्पिटिटर है वो और अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करते रहें, वीकनेस को कम करते रहें, वो और स्पीड से आपके आगे निकल जाए। हमें ब्लाइंडली चेक नहीं करना, हमें प्रॉपरली नोटिस करना है हमारी वीकनेस क्या है, एग्जामिन करना है और क्या कॉम्पिटिटर ऐसा कर रहा है कि वो हमसे आगे है। अगर हम वो एनालाइज कर लें कि कॉम्पिटिटर, सपोज करो आप 10 रुपये की चीज़ ले रहे हो और आप बेच रहे हो 14 रुपये में, आपका कॉम्पिटिटर 10 रुपये की चीज़ ले रहा है और वो बेच रहा है 12 रुपये में, लोग किसके पास जाएंगे? आपके पास कि उसके पास? क्वालिटी हम सोच के चलते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है, तो किसके पास लोग जाएंगे? ऑब्वियसली उनके पास। आपके प्राइस ज़्यादा है तो वो आपकी वीकनेस है। Opportunities are openings or chances for something positive to happen, but you will need to claim them for yourself. अब opportunity क्या है? Let's say आपने अभी अपनी 12th पास की, या जो भी आपकी एज है, 24 साल, 25 साल, 20 साल, 30 साल, या जो कोई भी आपकी एज है, आपके पास एकदम से रोहित शेट्टी आ जाते हैं, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, नामी डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। वो आपको कहते हैं कि मैं आपको एक फ़िल्म में साइन करना चाहता हूँ, तो आप क्या उनके पास जाओगे? या कहोगे नहीं, मैंने अपना कोई और काम करना है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता। अब रोहित शेट्टी आपके पास आता है कि मैं आपको आलिया भट्ट या रणवीर सिंह के साथ लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? ऑब्वियसली आप जाओगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप अपना करियर सेट कर सकते हो एक अच्छे लीड एक्टर के साथ, अपना लीड एक्टर के साथ रोल प्ले कर करके। दो चीज़ें समझने वाली हैं अब यहाँ। सबसे पहले आप चेक करना है आपको कि जो आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटी आ रही है या जो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या वो ग्रैब कर रहा है? क्या वो पकड़ रहा है उस अपॉर्चुनिटी को? या फिर वो उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं रहा, बस काम किए जा रहा है, गधों की तरह काम किए जा रहा है। अब आपको रोहित शेट्टी कहने आया कि चलो आपको मैंने एक बड़ी पिक्चर देनी है, बड़े पर्दे पे आपको लेके आना है। आप कह रहे हो नहीं, मुझे पापा के बिजनेस में आना है या फिर कोई दूसरा काम करना है। आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी जब भी आती है उसको ग्रैब करना चाहिए हमें। जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहा वो बेवकूफ़ है, उस कंपनी में निवेश मत कीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहा और अपने रेगुलर काम चल रहा है, उसका जो रेगुलर काम चल रहा है उसी पर ध्यान दे रहा है। ये जो स्वॉट एनालिसिस है, जो अच्छी तरह एनालाइज कर रहा है, वो कंपनी एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली बहुत बड़ी कंपनी साबित हो सकती है आने वाले 5 से 10 सालों में। दे यूजुअली अराइज फ्रॉम द सिचुएशंस आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन and require an eye to what might happen in the future. They might arise as development in the market you serve or in the technology you use. Being able to spot and exploit opportunities can make a huge difference to your organization's ability to compete and take the lead in your market. Opportunity बाहर से आती है। अब रोहित शेट्टी बाहर से आया ना आपके पास, सर मेरे को आपके साथ फिल्म करनी है, आपका घर का मेंबर थोड़ी है रोहित शेट्टी। अपॉर्चुनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती है वो बाहर से आती है, वो किसी भी कारण आ सकती है। हो सकता है टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया हो, या कोई ऐसी चीज़ हो आपके हित के लिए हो,
आपका सेक्टर एकदम से बूम कर रहा है, आपका जो आप कोई भी काम बना रहे हो, सपोज करो आप बेवरेजेस का काम कर रहे हो, यूनाइटेड स्पिरिट के एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि जो दारू है वो महंगी हो गई है, ये एक तरह से आपकी अपॉर्चुनिटी है। बट ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए नहीं है, जो लोग बियर या फिर अल्कोहल बेच रहे हैं ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अब आप अपॉर्चुनिटी को किस हिसाब से ग्रैब करते हो वो आप पर निर्भर करता है। थिंक अबाउट गुड अपॉर्चुनिटीज यू कैन स्पॉट इमीडिएटली। These don't need to be game changers. Even small advantages can increase your organization's competitiveness. What interesting make trends are you aware of, large or small, which could have impact? You should also watch out of chances in government policies related to your field and changes in the social platform, population profiles and lifestyle कैन ऑल थ्रू अप इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है, पहले तो आपको देखना है कि वो छोटी है या बड़ी है, और अगर छोटी है बड़ी है वो तो देखना है, पर क्या वो इम्पैक्ट छोटा करेगी कि बड़ा करेगी। अगर तो वो बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है और शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट कर रही है तो वो शॉर्ट टर्म ही आपको गेन देगा। बट अगर छोटी आपको लग रहा है कि छोटी सी अपॉर्चुनिटी है बट लेकिन इम्पैक्ट एकदम से वो बड़ा कर दे तो वो आपको गेन बढ़ा देगी। आपको पहले एनालाइज करना है कि वो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी है या छोटी है और वो कितना इम्पैक्ट कर सकती है। फिर आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आती रहती हैं 6 महीने साल महीने बाद, अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट कोई भी अपनी पॉलिसी निकाल देती है। या फिर सोशल मीडिया में तो बहुत पावर है। लोगों के लाइफस्टाइल जैसे बदल रहे हैं, अब जितनी भी लड़कियां हैं वो कॉस्मेटिक बहुत यूज़ करती हैं या ऐसी बहुत सी चीज़ें यूज़ करती हैं जिससे बहुत कंपनी को प्रॉफिट होता है। वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करते हो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना सकते हो और बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। यूनाइटेड स्पिरिट की अपॉर्चुनिटी देखें तो हम ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस, मतलब जो ब्रोकर है वो जो टारगेट है कंपनी के वो बढ़ा रही हैं बार बार। मतलब ब्रोकर टारगेट देती है कंपनी के आम लोगों को कि आप इसमें निवेश कीजिएगा, आज से 2 महीने बाद इसका शेयर प्राइस जो 662 ट्रेड कर रहा है वो 700 पर चले जाएगा या 750 चले जाएगा। तो अगर ऐसे ब्रोकर अपने टारगेट प्राइस बढ़ा रही है तो मतलब ये हमारी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी हुई अल्टीमेटली हमारी ये, क्योंकि ब्रोकर भी हमारी कंपनी से खुश हैं, उनको भी दिख रहा है हमारी कंपनी इन फ्यूचर ग्रो करेगी, जिससे कि जो आम निवेशक है अगर इनकी बात सुनता है और खुद से एनालाइज करता है तो हमारी कंपनी में वो निवेश करेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम चेक करते हैं थ्रेट्स। अब थ्रेट्स क्या होते हैं? थ्रेट्स इंक्लूड एनीथिंग दैट कैन नेगेटिवली affect your business from outside, such as supply chain problems, shift in market requirements, or a shortage of recruits. It's vital to anticipate threats and to take action against them before you become a victim of them and your growth stalls. मतलब थ्रेट पहले तो हमें देखना है कि डेंजर रिस्क कौन सी जगह से हमारी कंपनी को साबित हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका रेस्टोरेंट है, एक आदमी बढ़िया क्वालिटी बना रहा है, सभी लोग आपके पास आ रहे हैं, बट वो निकल गए, फिर क्या होगा? या फिर आपने 2-3 लोग भी अपॉइंट कर लिए, वो सभी निकल गए एकदम से, तो क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आपको एक डेंजर भी है, रिस्क भी है। अगर वो निकल गए तो आपको बहुत मुश्किल होगी। नेक्स्ट, सप्लाई चेन प्रॉब्लम, मतलब जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो आप माल बेच रहे हो, अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो ये भी आपके लिए एक रिस्क साबित हो सकता है। शिफ्ट इन मार्केट रिक्वायरमेंट, अगर मार्केट की डिमांड ही नहीं रही, आप कोई भी धंधा कर लो, कोई भी काम कर लो, अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई पे सभी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर डिमांड हुई आपके बिजनेस को लेकर के तो फिर बढ़िया है। अगर डिमांड शिफ्ट हो गई, जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट थी वो किसी और चीज़ पर चली गई, तो फिर तो आपकी कंपनी को डेंजर साबित हो सकता है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में इस कंपनी पे उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो प्रॉब्लम साबित हो रही है या हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ को इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी, जिससे आपका शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा।
think about the obstacles you face in getting your product to the market and selling. You may notice that quality standard or specialization for your product are changing, and that you will need to change those product if you are to stay in the lead. Evolving technology is ever present threat एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी। ये बहुत मज़े की बात है, ये बात सुन के मेरे को तो मज़ा आ गया, शायद आपको भी आ जाए। ये लास्ट लाइन है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजीज इंक्रीज़ हो रही हैं, ये आपके लिए डेंजर भी साबित हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। एक बड़ी अच्छी किसी ने बात कही थी कि आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो 50% ख़त्म हो जाएंगी। मतलब जो 50% है वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसमें से 75% कंपनी पैदा भी नहीं हुई है। मतलब आने वाले 5 सालों में जो 100% कंपनी टोटल है, उसमें से 50 कंपनी जीरो हो रह जाएंगी, और जिसमें से 75% कंपनी अभी पैदा भी नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी रैपिडली चेंज हो रही है आज के टाइम में, या फिर पहले से भी देख लें। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, फिर कलर टीवी आ गया बॉक्स वाला, अब स्मार्ट टीवी आ गए। आने वाले टाइम में और ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी जिससे हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, और जो अब टीवी हम देख रहे हैं इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। हमें ये चेक करना है कि हमारा थ्रेट क्या साबित हो सकता है इन फ्यूचर, हमें क्या किस चीज़ से डेंजर या रिस्क हो सकता है। ऑलवेज कंसिडर व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग and whether you should be changing your organization's emphasis to meet the challenge. But remember that what they are doing might not be right thing for you to do. ये बहुत मज़ेदार बात है। And avoid copying them without knowing how it will improve your position. अब सर सपोज करो कोई कंपनी है, आपकी कंपनी और उसकी कंपनी है। अब वो कंपनी बढ़िया कर रही है आपसे। अब आपको पहले तो एनालाइज करना है कि क्या ऐसी वो चीज़ कर रही है वो हमसे आगे है। कहीं वो माल सस्ता दे रही है कस्टमर को, या माल गुड क्वालिटी का दे रही है, या ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। पहले तो आपको ये एनालाइज करना है। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि अगर वो बढ़िया कर रही है तो क्या वो कोई और दूसरा काम भी पकड़ रही है। अब कुछ कंपनी के फंडामेंटल बड़े अच्छे होते हैं, कुछ कंपनीज के फंडामेंटल बहुत अच्छे होते हैं, तो लोग ज़्यादातर उसमें निवेश करते हैं। तो क्या आपकी कंपनी के फंडामेंटल ख़राब है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी कंपनी को डाउन लेकर के जा रही है? तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है? अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है जो आप नहीं कर सकते, तो गलती से भी मत कीजिएगा। अगर आपका अगर आपका कॉम्पिटिटर कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पता है आप नहीं कर सकते, तो वो मत कीजिएगा। इनफैक्ट आप वो कीजिएगा वो जो आपका कॉम्पिटिटर ना कर सके, आप वो बखूबी कर सके। आपको अपना नया कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपको कॉपी करे, ना कि आप अपने कॉम्पिटिटर को कॉपी करें। बट आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आपका कॉम्पिटिटर कर क्या रहा है। बी श्योर टू एक्सप्लोर whether your organization is specially exposed to external challenges. Do you have bad debt or cash flow problem, for example, that could make you vulnerable to even small changes in your market? This is kind of threat that can seriously damage your business, so be alert. सर, क्या आपके पास बैड डेट है? मतलब आपने पैसे चुकाने हैं लोगों को, आपने लोन लिया हुआ है, आपके पास बैड डेट है, आपको आने वाले समय में पैसे देने हैं। इससे क्या होता है, इसे इन्वेस्टर कहता है कि अगर इसने ज़्यादा अमाउंट में पैसे लिए हुए हैं तो उसको चुकाने पड़ेंगे। मतलब अगर प्रॉफिट अर्न करेगा भी तो उसको पहले अपने जो डेट है उसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या आपके कैश फ्लो में दिक्कत है? कैश फ्लो में दिक्कत कैसे होगी? अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो, उसको पैसा जल्दी नहीं लौटा रहे, बहुत समय बाद लौटा रहे हो, तो ये भी आपकी दिक्कत है। कैश फ्लो मतलब कैश की जो ट्रांजैक्शन है वो सही नहीं हो रही, ये भी इन्वेस्टर है वो चेक करता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपकी कंपनी के पास, आपकी कंपनी में कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ चल तो नहीं रही, कोई ऐसी चीज़ ऐसी तो आप इन्वेस्टर बन करके सोचो। आपकी कंपनी है, आप इन्वेस्टर बन करके सोचो कि अगर आप
कस्टमर होते, आप अगर इन्वेस्टर होते, आपने इन्वेस्ट करना होता आपकी खुद की कंपनी में, तो क्या आप करते? या ऐसी कौन सी चीज़ आप देखते, आप ऐसी कौन सी चीज़ उस कंपनी में देखते जिससे आप इन्फ्लुएंस होते और उससे उस कंपनी में इन्वेस्ट करते? सबसे पहले आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप स्वॉट एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लो तो कोई भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेगा। अगर आपने स्वॉट एनालिसिस को इक्वली आपने प्रपोर्शन दिया है, इक्वली आपने चेक किया है कि क्या हमारी दिक्कतें हैं, क्या हम इसको कितनी जल्दी से हम इसको पास आउट कर लेंगे। अब देखते हैं यूनाइटेड स्पिरिट का थ्रेट क्या है, मतलब इसको डेंजर क्या है। स्टॉक विद हाई पीई, मतलब जो प्राइस टू अर्निंग इसकी रेशियो है वो 40 से ऊपर है। जो उसकी प्राइस टू अर्निंग है वो 40 से ऊपर है, तो एक इसका ये थ्रेट है। ओके, हाउ टू यूज स्वॉट एनालिसिस। वंस यू हैव एग्जामिन्ड ऑल योर 4 एस्पेक्ट ऑफ स्वॉट, एक बार आपने सारे ये स्वॉट एग्जामिन कर लिए, यू विल लाइकली टू बी फेस्ड with a long list of potential action to make. You will want to build your strength, boost your weakness area, head all your threat and exploit every opportunity. But before you leap into action, look for potential connection between the quadrants of your matrix. For example, could you use some of your strength to open up further opportunity, and would even more opportunity become available by eliminating some of your weakness. आपको स्ट्रेंथ में से अपॉर्चुनिटी निकालनी है, स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है, इसी में से कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी और जो अपॉर्चुनिटी निकलेगी उसमें से आपको वीकनेस हटा देनी है। कितना इजी हो गया, स्ट्रेंथ में से अपॉर्चुनिटी निकालो, अपॉर्चुनिटी में से वीकनेस को एलिमिनेट कर दो, आपका स्वॉट एनालिसिस बढ़िया बन गया। स्वॉट एनालिसिस आपका इससे बढ़िया बन गया। आपको स्ट्रेंथ चेक करना है, वीकनेस आपको जहाँ जहाँ वो हटाना है, थ्रेट चेक करना है अच्छी तरह से, अपॉर्चुनिटी को और एक्सप्लॉइट करना है और चेक करना है कि आपके पास और अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती हैं। तो चलो अब डिस्कस करते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या होती हैं और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में कैसे मदद करती हैं। सो व्हाट इज पोर्टर्स 5 फोर्सेस? पोर्टर्स 5 forces is a model that identifies and analyzes 5 competitive forces that shape every industry and help determine an industry's weakness and strength. मतलब ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करती है इंडस्ट्री की वीकनेस को और उसकी स्ट्रेंथ को। 5 forces analyze is frequently used to identify an industry structure to determine corporate strategy. Porter's model can be applied to any segment of the economy to understand the level of competition within the industry and enhance the company's long-term profitability. ये जो पोर्टर्स की 5 फोर्सेस है, जो या फिर ये जो मॉडल है, ये किस चीज़ पर अप्लाई करता है? ये अप्लाई करता है उस सेगमेंट पर, उस सेगमेंट इकोनॉमी पर। ये हमें समझाता ये है कि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है जो हमारी इंडस्ट्री में वो कितना है और कितना हमारी कंपनी लंबे समय के लिए टिक सकती है, मतलब कितना हम प्रॉफिटेबिलिटी और लंबे समय के लिए रह सकती हैं। द 5 फोर्सेस मॉडल इज नेम्ड आफ्टर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर। माइकल ई पोर्टर के बाद जो इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई उसको इन्होंने नाम दे दिया पोर्टर्स 5 फोर्सेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरह आप समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? कंपटीशन इन द इंडस्ट्री, पोटेंशियल ऑफ न्यू एंट्रेंस इनटू द इंडस्ट्री, पावर ऑफ सप्लायर्स, पावर ऑफ कस्टमर्स एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सबसे पहले कंपटीशन इन इंडस्ट्री। द फर्स्ट ऑफ द 5 फोर्सेस रेफर टू द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड देयर एबिलिटी टू अंडरकट अ कंपनी। A large number of competitors along with the number of equivalent product and services they offer, the lesser of the company. Suppliers and buyers seek out a company's competition if they are able to offer a better deal or lower prices. Conversely, when competitive rivalry is low, a company has greater power to charge higher prices and set terms of deal to achieve higher sales and profit. अब कंपनी, आप मुझे एक बात बताओ, कोई कंपनी है वो अच्छे प्रॉफिट और अच्छी सेल कब निकाल सकती है?
ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कंपनी अच्छी सेल और प्रॉफिट निकाल सकती है? वो तब निकाल सकती है जब कंपटीशन ही नहीं होगा। हम अक्सर बात करते हैं एप्पल का तो कोई कंपटीशन नहीं है, एप्पल बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे वो प्रोडक्ट निकालता है, उसका तो कोई कंपटीशन नहीं है, बट फिर भी उसका कंपटीशन है। सैमसंग या अलग अलग जो फ़ोन आते हैं, नोकिया या ज़्यादातर जो फ़ोन है वो उसके कॉम्पिटिटर हैं, बट वो स्टैंड नहीं करते एप्पल के आसपास। अब हम फिर इसी पॉइंट पे आते हैं, अगर कंपटीशन कम हो तो कंपनी प्रॉफिट और जो सेल है वो अच्छी अचीव कर लेती है। बट अगर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो ज़्यादा हो इंडस्ट्री में, तो जो बायर है या फिर जो कंज्यूमर है वो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाती है, वो कुछ भी चूज़ कर सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटर के पास जाके अपना सामान खरीद सकता है। तो एक ये फैक्ट है कि हमें पहले एनालाइज करना है कितने कॉम्पिटिटर हमारी इंडस्ट्री में है, उस हिसाब से हमें अपना सेल और प्रॉफिट चेक करना है, उस हिसाब से हमें अपना प्राइस पहले डिसाइड करना है, जितना हमारा प्राइस होगा उस हिसाब से हमारी सेल और प्रॉफिट निकल करके आएगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल ऑफ न्यू एंट्रेंस इनटू एन इंडस्ट्री। A company's power is also affected by the force of new entrants into its market. The less time and money it costs for a competitor to enter a company's market and be an effective competitor, the more an established company's position could be significantly weakened. An industry with strong barrier to entry is ideal for existing company within that industry, since the company would able to charge higher price and negotiate better terms. पहले हमें ये एनालाइज करना है, पहले तो हमने एनालाइज कर लिया कॉम्पिटिटर कितने हैं, दूसरे नंबर पे हमें क्या एनालाइज करना है कि जो नए लोग हैं वो कितने आ सकते हैं, कितनी जल्दी हमारे इंडस्ट्री में आ सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सपोज करो हम ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट के नहीं बट कोई मशीन के ट्रेडर हैं। हम मिस्टर ए से सामान खरीदते हैं 1 लाख रुपए का और मिस्टर बी को बेचते हैं 1,20,000 रुपये का। हमें प्रॉफिट कितना होता है? 20,000 रुपये का। मतलब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ए से ले रहे हैं, बी को बेच रहे हैं। अब इस चीज़ को अपनाना कितना को मुश्किल है किसी और आदमी के लिए? ईजी है ना, अल्टीमेटली कोई भी कर सकता है। इससे खरीदना है, इसको बेचना है, मिस्टर ए से खरीदना है, मिस्टर बी को बेचना है। मतलब इसमें से जो एंट्री हो सकती है किसी भी आदमी की, वो चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोई भी आदमी आकर के इधर अपना काम कर सकता है। तो जो हमारा मार्जिन होता है, 1 लाख का हम इधर से ले रहे हैं और 1,20 का उधर बेच रहे हैं, तो हमें डर रहता है अगर कोई और आदमी आ गया वो 1 लाख रुपए का ले और 1,15,000 में बेचे तो जिसको हम 1,20 का बेच रहे हैं वो 1,20 का हमसे लेगा या 1,15 का उस आदमी से लेगा जो इसको कम प्राइस पे ऑफर कर रहा है? ऑब्वियसली उससे लेगा, क्योंकि वो कम प्राइस पे एक तो ऑफर कर रहा है, और दूसरा अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो और पोटेंशियल इतना है इस काम में कि हर कोई न्यू एंट्री एग्जिस्ट कर सकती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या फेसबुक और व्हाट्सएप बनाना इजी है? फेसबुक और व्हाट्सएप कोई भी बना सकता है। आप बना सकते हो या मैं बना सकता हूँ? मैं तो नहीं बना सकता, आप भी शायद ही बना सकते होगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए कोडिंग की या और भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है। तो मतलब वो बनाना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, या मैं कहूँगा बहुत मुश्किल है। तो उसमें एंट्री कम है जिससे कि उसके प्राइस ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो बेच तो नहीं रहा, ऐड वो लगाता है। तो आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ ये कि हमें पहले ये चेक करना है कितनी एंट्री एग्जिस्ट कर सकती है आने वाले टाइम में। Power of suppliers. The next factor in 5 forces model addresses how easily supplier can drive up the cost of input. It is affected by the number of suppliers of key input of goods and services, how unique these inputs are, and how much it would cost a company to switch to another supplier. A fewer supplier to an industry, the more a company would depend on supplier. As a result, supplier has more power and can drive up input cost, push for other advantages in trade. अब पहले हम इतना समझते हैं। तो अगर हम किसी से माल ले रहे हैं, हमारा बिजनेस एक अच्छा सा सेटअप है, हम सप्लायर से सामान जो रॉ मटेरियल है वो खरीदते हैं। अब
बहुत कम सप्लायर ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल बनाते हैं जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है। हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और उसे बहुत कम सप्लायर बनाते हैं। तो वो जो सप्लायर उसको बनाते हैं वो उसका प्राइस ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको एक या दो या तीन आदमी से ही खरीदना है और उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी। अगर टोटल 2 या 3 सप्लायर होंगे तो हम किससे ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे? इससे, मिस्टर ए से, मिस्टर बी से या मिस्टर सी से ले लेंगे। सप्लायर कम होंगे तो वो जो हमें रॉ मटेरियल बेच रहे हैं उसका प्राइस बढ़ा देंगे, जिससे हमारे प्रॉफिट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल, हमारी जो प्राइस है कॉस्टिंग की वो ज़्यादा लगेगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे को आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, व्हेन देयर आर मैनी सप्लायर्स or low switching cost between rival suppliers, a company can keep its input cost lower and enhance its profit. अब सपोज करो सप्लायर बहुत है, बहुत ज़्यादा सप्लाई है किसी चीज़ की, तो हम जिससे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो अगर वो 1 लाख रुपए का बेच रहा है और कोई दूसरा बेच रहा है 1,20 का, तीसरा बेच रहा है 1.5 लाख का, चौथा बेच रहा है 80,000 का और पांचवा बेच रहा है 60,000 का, हम किससे लेंगे? अगर ऑलमोस्ट लेकर के चले क्वालिटी सबकी सेम है, ऑब्वियसली 60,000 वाले के आसपास हम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एक तो हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हम किसी के पास भी जा सकते हैं। दूसरा, जो प्रॉफिट है वो कम है, मतलब प्रॉफिट कम नहीं है, जो कॉस्ट है वो कम है। हमारे पास ऑप्शन ही बहुत है, किसी के पास हम चले जाएं, ऊपर से हमें कम मिल रहा है। तो हमें ये फैक्टर एक तो देखना है कि सप्लायर जो है, पावर ऑफ जो सप्लायर है उनकी एक तो पावर बहुत होती है। अगर तो कम सप्लायर रहते हैं तो वो खर्चा बढ़ा देते हैं रॉ मटेरियल का, अगर बहुत सप्लायर रहते हैं तो रॉ मटेरियल का अल्टीमेटली खर्चा कम हो जाता है। नेक्स्ट, पावर ऑफ कस्टमर्स, द एबिलिटी दैट कस्टमर्स हैव टू ड्राइव प्राइसेस लोअर और देयर लेवल ऑफ प्राइस इज वन ऑफ द 5 फोर्सेस. इट इज अफेक्टेड बाय हाउ मैनी बायर्स और कस्टमर्स अ कंपनी हैज़, how significant each customer is, and how much it would cost a company to find new customer or market for its output. A smaller or more powerful client base means that each client or each customer has more power to negotiate for lower price and better deals. A company that has many smaller independent customers will have an easier time charging higher price to increase higher probability. तो हम चेक करते हैं कि कस्टमर की क्या पावर है। अगर तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत है, मतलब अगर हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लोग सामान बेच रहे हैं, अगर हम भी वही सामान बेच रहे हैं, ज़्यादातर लोग भी वही सामान बेच रहे हैं, तो एक तो जो कस्टमर होंगे वो हमारे पास क्यों आएंगे? क्योंकि हम कुछ तो ऐसा अच्छा करना चाहिए हमको कि बाकी लोगों के पास कम है, हमारे पास ज़्यादा है। बट अगर हमारे पास ज़्यादा आएंगे तो एक तो हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जो बार्गेनिंग लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो किसी से भी बार्गेन कर सकते हैं। अगर आप नहीं दे सकते मैं किसी और के पास चले जा सकता हूँ, वो नहीं देगा मैं किसी और के पास चले जाऊँगा, मतलब कस्टमर के पास बार्गेनिंग लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा अच्छी डील देने के लिए। और अगर दूसरी साइड हम लेकर के चले, अगर हमारी इंडस्ट्री में कम लोग हैं, 1-2 बिजनेस ही वैसे हैं जो पर्टिकुलरली वो काम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो कस्टमर डील उसको फिक्स करनी ही पड़ेगी उस प्राइस पर जहाँ पर हम बोलेंगे, जहाँ पर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हम जो डील ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को अल्टीमेटली वही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में। अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज है तो कस्टमर किसी के पास भी जा सकता है और उसकी बार्गेनिंग लेवल बढ़ जाती है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, द लास्ट ऑफ द 5 फोर्सेस ऑन सब्स्टिट्यूट्स. Substitute good or services that can be used in place of a company's product or services pose a threat. Companies that produce goods or services for which there are no close substitute will have more power to increase price and lock in favorable terms. When close substitutes are available, customer will have the option to forego buying a company's product and company's power can be weakened. मतलब अब इसको अच्छी तरह समझते हैं। अब सपोज करो कोई पहले क्या होता था, पहले सब चाय पीते थे, हम सब आज भी पीते हैं, बट
क्या हम सब ज़्यादातर लोग चाय ही पीते हैं? नहीं। अब ग्रीन टी आ गई है, कॉफ़ी पीते हैं हम, या फिर ब्लैक टी आ गई है, या ऐसे अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके की चाय आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर हम चाय पहले पीते थे, उसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि हम ग्रीन टी की ओर भी ज़्यादा चलते हैं। पहले तो चाय हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम पीते ज़रूर हैं बट लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा शुगर पड़ती है और भी 3600 चीज़ें पड़ती हैं जो हमारी बॉडी को अच्छी हेल्थ नहीं प्रोवाइड करती। अब ग्रीन टी लेकर के चलते हैं। ग्रीन टी क्या हमारे लिए अच्छी है? बिल्कुल। या फिर ब्लैक कॉफ़ी, ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, तो हम उसके लिए हम उधर नहीं जाएंगे। जो लोग जिम करते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक टी पीते हैं या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट है। अब वो चाय तो नहीं पियेंगे क्योंकि उसमें मीठा ज़्यादा होता है या फिर और ऐसी चीज़ें हैं जो बॉडी को ख़राब करती हैं। बट इधर ब्लैक टी पियेंगे या ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, ये अच्छी है, ये बॉडी को भी अच्छी फील करवाती है और सेहत भी अच्छा हमारा ध्यान रखती हैं ये। तो हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं आ रहा। अगर कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर नहीं आ रहा तो हम प्राइस और बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और सेल और बढ़ेगी। नेक्स्ट, understanding Porter's 5 rule and how they apply to an industry can enable a company to adjust its business strategy to better use its resources to generate higher earning for its investor। अगर कोई कंपनी ये 5 चीज़ों को अच्छी तरह देख ले और एनालाइज कर ले, मुझे किस जगह पर क्या काम करना है, और उसकी एक बिजनेस स्ट्रेटजी बना ले, तो वो इन फ्यूचर अपना अच्छा रिटर्न कमा करके दे सकती है इन्वेस्टर्स को। अब की टेकअवेज, पोर्टर्स 5 फोर्सेस इज अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग कंपनीज कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। कंपनी के कॉम्पिटिटर है, उनका माहौल देखने के लिए पोर्टर्स 5 रूल एक तो बने हैं। दूसरा, नंबर एंड पावर ऑफ कंपनीज कॉम्पिटिटिव राइवल्स, पोटेंशियल न्यू मार्केट एंट्रेंस, सप्लायर्स, कस्टमर एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो 5 चीज़ें हैं, ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो 5 चीज़ें हैं ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। 5 फोर्सेस एनालिसिस कैन बी यूज टू गाइड बिजनेस स्ट्रेटजी टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर कोई ये 5 चीज़ों को अच्छी तरह समझ ले और उसको अपने बिजनेस पे कायम कर ले, या फिर उसको ये जो 5 चीज़ें हैं वो बिजनेस स्ट्रेटजीज को बना ले, तो ये अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए हमारे इन फ्यूचर काम आ जाएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब हमारे पास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो गया अच्छी तरह? अगर कोई डाउट हुआ आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। पहले तो आपको मैं फिर बता दूं, जो मैंने आज पढ़ाया आपको चेक करना है। हर कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। इधर मनी कंट्रोल पे जा कर के नीचे जाएंगे, हम चारों ये चीज़ें पढ़नी हैं, किस किस कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किसकी क्या वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।